हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोशिका अर्थात सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज पार्ट 1 है। जो भी कोशिका के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उसको हम एक-एक करके कवर करेंगे। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, जिसे सेल कहते हैं। कोशिका क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, जिसे सेल कहते हैं। ठीक है? और जो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है? साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम है साइटो और कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज जो है वो की थी रॉबर्ट हुक ने। और जो जीवित कोशिका थी उसकी खोज किसने की थी? अंटोनिवन लीवेनहोक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? अंटोनिवन लीवेनहोक ने। कोशिका की खोज तो की थी रॉबर्ट हुक ने और जीवित कोशिका की खोज की थी अंटोनिवन लीवेनहोक ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? अर्थात जो कोशिका है वो क्या काम करती है, कैसे उसका यूज होता है, किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ी, उस सब के बारे में जानकारी कोशिका के सिद्धांत में बताई गई थी। और जो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। मतलब इसके में कैसे बताया गया है कि जो ये कोशिका है कैसे काम करती है? ये जो कोशिका है ऐसे ही एक जैसे एक घर बनाने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है? ईंट की ज़रूरत होती है। फिर ईंट को जोड़ के एक-एक ईंट जुड़कर दीवार बनती है। दीवार से ही कमरा बनता है और 1, 2, 3 मतलब अनेक कमरे वगैरह जो सब कुछ मिलाकर घर बनता है। ठीक ऐसे ही कोशिका कार्य करती है। जैसे कि छोटी-छोटी कोशिकाएँ होती हैं, तो उन अनेक कोशिकाओं को मिलाकर ही उत्तक बनता है। जो कोशिका होती है, उन कोशिकाओं को मिलाकर ही उत्तक बनता है। उत्तक जो भी उत्तक होते हैं, उन सबको मिलाकर अंग बनता है और उस अंग से ही बॉडी बनती है, शरीर बनता है, अंग से ही शरीर बनता है। जैसे ईंट को मिलाकर दीवार बनती है, दीवार से कमरा बनता है और कमरों से घर बनता है। ठीक है, वैसे ही अनेक कोशिकाओं को मिलाकर उत्तक बनता है, उत्तकों को मिलाकर अंग बनते हैं और सभी अंगों को मिलाकर शरीर बनता है। ये सब कोशिका के सिद्धांत में बताया गया था और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन व स्वान ने। आगे हम देखते हैं जो जो कोशिका है मतलब कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी है? सबसे बड़ी होती है एक तो और सबसे लंबी भी होती है, उसको भी हम जानेंगे। जो सबसे बड़ी कोशिका है, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है और जो सबसे छोटी कोशिका होती है, वो कौन-सी होती है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज़्म। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज़्म। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज़्म। और जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है सबसे लंबी कोशिका। अ, ऐसे ही कोशिका मानव के अंदर भी होती हैं, जो मानव में होती हैं सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम और सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। जो ओवम होती है वो फीमेल्स के अंदर पाई जाती है और जो स्पर्म होती है वो मेल्स के अंदर पाई जाती है। और सबसे लंबी एक तो सबसे बड़ी होती है, एक सबसे छोटी और एक होती है सबसे लंबी। सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो ब्रेन के अंदर पाई जाती है जिसमें न्यूरॉन होता है। ब्रेन के अंदर पाई जाती है सबसे लंबी कोशिका जो जिसे न्यूरॉन कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन होता है शरीर में, सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन कौन से बॉडी पार्ट में होता है? सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन होता है लीवर में। जैसे लीवर में चोट वगैरह लग जाती है तो इसमें जान जाने का खतरा कम होता है। यहाँ का जो कोशिकाएँ हैं उनका विभाजन होता है और वो घाव जल्दी भर जाता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? ब्रेन में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है ब्रेन में। सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? ब्रेन में। और सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में। आगे हम देखते हैं ये जो है ये कोशिका का डायग्राम है। जो ये बाहर की लाइन है, इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। देखो हम ये डायग्राम से ही याद रखेंगे सभी पॉइंट्स। तो जो ये बाहर की लाइन है, इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसी को प्लाज़्मा झिल्ली भी कहते हैं। जो बाहर की जो ये लाइन है, इसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं और इसी को प्लाज़्मा झिल्ली कहते हैं। ये रहा प्लाज़्मा झिल्ली, ठीक है। जो ये प्लाज़्मा झिल्ली होती है, ये किसकी बनी होती है? प्लाज़्मा झिल्ली, इसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसी को। तो ये किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर क्या-क्या पाया जाता है? जो कोशिका झिल्ली है, इसके अंग हैं ये बाकी सभी जैसे तार्क केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, कोशिका द्रव्य केंद्र, केंद्रीय झिल्ली, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, ये सब जो हैं ये प्लाज्मा कोशिका झिल्ली के पार्ट्स हैं। इनको हम एक-एक करके पढ़ेंगे। और जो
एक होती है कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादपों पौधों में ही पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी होती है, पेड़ पौधों के अंदर ही पाई जाती है। वो ऐसा इसलिए कि जैसे मान लीजिए हमारी कोशिका है, हम उनको वस्त्र वगैरह ठंडी, गर्म, सर्दी, बरसात से बचा सकते हैं। इतनी भगवान ने बुद्धि दी होती है कि हम उसको वस्त्र वगैरह से ढककर बचा सकते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, इनको एक मोटी परत दी होती है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। अर्थात मतलब जैसे कि कोशिका झिल्ली जो मनुष्य के अंदर है, ये एक है और उसको एक मोटी परत ये डबल कर दिया जाता है, उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। जो कि सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज को मनुष्य अपने अंदर नहीं पचा सकता, जैसे कि वस्त्रों में भी सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। कागज़ खा जाते हैं तो जैसे उसको पचा नहीं पाता, मनुष्य के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो सेलुलोज को पचा पाए। तो हम आगे देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं कोशिका का। कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है। जो भी मतलब ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा बॉडी के हर पार्ट्स में पहुँचाने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। हम जैसे कि हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों के द्वारा फेफड़े हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुँचाते हैं, लेकिन फेफड़ों का कार्य एक टंकी की भांति होता है। जैसे कि एक टंकी में पानी भरा होता है, उसका कार्य पानी भरा रखने का होता है और उसी के अंदर जो अलग-अलग जगह सप्लाई किए जाते हैं नल के द्वारा, वो ही काम सेम इसमें होता है। जैसे कि जो ये फेफड़े होते हैं वो फेफड़े ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन को अलग-अलग स्थान पर ब्लड के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुँचाने का कार्य करता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और जो ये ऑक्सीजन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये एक क्रेब्स साइकिल को चलाने का कार्य करता है। जो क्रेब्स साइकिल होती है, इससे एटीपी का निर्माण होता है और उसी से हमें ग्लूकोज़ मिलता है। उसी से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज़ मिलता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये ऑक्सीजन को लेता है और एक कैब्स साइकिल चलाता है, उससे एटीपी का निर्माण होता है और उसी एटीपी से हमें ग्लूकोज़ मिलता है। ठीक है? इसी को जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, अर्थात ऊर्जा घर। अगला हम देखते हैं जो अगला है उसे हम देखते हैं गोल्जी कोई क्या होता है? गोल्जी का एक के बारे में सुना होगा। गोल्जी कोई क्या होता है? जो इसका जो खोज की थी वो गोल्गी बॉडी, जो मतलब अपने नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉय कहा जाता है। ये जो है ये ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जीभ में ऊर्जा लग रही है। हम हाथ से कुछ कार्य कर रहे हैं तो हमें हाथ में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर हम रनिंग कर रहे हैं, हमारे पैरों को ज़्यादा मतलब एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो बॉडी के अदर पार्ट्स से हम जिस बॉडी पार्ट का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको एनर्जी देने का कार्य करता है गोल्जी बॉडी। मतलब ऊर्जा का परिवहन जिस बॉडी पार्ट को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको प्रदान करता है, उसका कार्य करता है गोल्जी बॉडी। आगे हम देखते हैं रसधानी। रसधानी इसमें होता है जिसको बोला जाता है व्योकल्स। व्योकल्स क्या होता है? जो व्योकल्स होता है वो अपने आप में पानी का स्टोर करता है। जो मनुष्य है उसके शरीर में लगभग 65% पानी होता है। जो रसधानी है, व्योकल्स हैं, वो अपने अंदर पानी को स्टोर करती हैं। जैसे कि हमारे और जो 65% से अगर 1% भी पानी कम होता है तो हमें प्यास लगने लगती है, 2% होता है तो तेज़ प्यास लगने लगती है। ऐसे ही अगर 10% से ज़्यादा पानी की कमी होने लगती है बॉडी में, तो ये समझ लो कि उसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है, प्यास की वजह से। और जो व्योकल्स रसधानी हैं, वो पेड़-पौधों और मनुष्य दोनों में ही पाई जाती हैं। जो 65% पानी होता है, ये ज़रूरी नहीं कि पानी की तरह ही होता है। ये जैसे ब्लड में, हमारे अलग-अलग पार्ट में, अलग-अलग चीज़ों में हर चीज़ में मौजूद होता है। जैसे कि सब्ज़ी वगैरह में, दाल में, चावल में, सब में पानी मौजूद होता है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में अलग-अलग ब्लड वगैरह सब में पानी मौजूद होता है। आगे हम देखते हैं सेंट्रोसोम क्या होता है? तारक काय जिसे बोला जाता है। सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम जो है उसकी खोज बोबेरी ने की थी और जो ये सेंट्रोसोम है इसका कोशिका विभाजन का काम करता है। जो सेंट्रोसोम है ये कोशिका विभाजन का काम करता है सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम है इसका सबसे मेन जो घाव होते हैं, घाव वो भरने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। जल्दी भर जाते हैं सेंट्रोसोम से। और जो ये सेंट्रोसोम है ये छोटे बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है। सेंट्रोसोम जिसे हिंदी में तारक काय बोला जाता है, तारक काय। ये घाव भर बहुत जल्दी भरने में काम यूज़ किया जाता है। ये छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, छोटे बच्चों में एक्टिव होता है, चाइल्ड्स में।
स्टाइल्स में ये एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं किसी बच्चे की कोई चोट आ जाती है, छोटी-मोटी जो भी हाथ मुड़ जाता है, तो वो बहुत ही जल्दी जुड़ जाता है। जैसे हाथ टूट जाता है तो जल्दी जुड़ जाता है, लेकिन जैसे ही बुजुर्ग वगैरह में इतनी जल्दी नहीं जुड़ पाता। अगर कहीं चोट आ जाती है, वो जल्दी ठीक नहीं हो पाती, घाव हो जाता है, वो जल्दी नहीं भर पाता। तो छोटे बच्चों में ये बहुत एक कैपेसिटी होती है, ये कह सकते हैं कि उसका घाव वगैरह जो सेंट्रोसोम है, वो उसकी वजह से वो जल्दी घाव भर जाते हैं। कोशिका का विभाजन ज़्यादा होता है बच्चों में, ये कह सकते हैं। और कई-कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, जो कोशिका विभाजन है, चोट वगैरह भरने में फ़ायदेमंद है, लेकिन जो कोशिका का विभाजन है, अगर वो हद से ज़्यादा कोशिका का विभाजन होने लगे, जो कोशिका का विभाजन है, वो हद से ज़्यादा होने लगे, तो वो हानिकारक भी होता है कोशिका का विभाजन। जैसे कि मान लीजिए हमारे लीवर पे चोट लगी है और जहाँ हमारी हमारी जो 100 कोशिकाएँ हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो उसको बनने के लिए मान लीजिए अगर 120 या 80, 200 कोशिकाएँ बन जाती हैं, वो वहाँ तक चल जाता है। लेकिन जहाँ हमें 100 कोशिकाओं की ज़रूरत है और वहाँ बन जाएँ 1 लाख, तो वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। इन कोशिकाओं को फिर नष्ट करने के लिए कीमोथेरेपी का यूज़ किया जाता है, जो कि हानिकारक हो जाता है और वो कैंसर का रूप भी ले सकता है, कैंसर का रूप ले लेता है। जो कि ज़्यादा कोशिका विभाजन जिनमें हद से ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती हैं। और जो ब्रेन में न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ब्रेन कैंसर नहीं, हम नहीं सुनते, हम सुनते हैं कि उसके गले में कैंसर हो गई, पेट में कैंसर हो गई, लेकिन बहुत हम मतलब ब्रेन में कैंसर का नहीं सुनते हैं। ब्रेन में हम सुनते हैं ब्रेन ट्यूमर की वजह से उसकी डेथ हो गई। जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसमें एक गिलियल नाम का होता है, 10% गिलियल नाम का एक जैसे कि कोशिका विभाजन होता है, वैसे ही होता है, तो उससे ब्रेन ट्यूमर होता है और उस ब्रेन ट्यूमर से भी डेथ होने का खतरा होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेना स्टार्टिंग से वीडियो, आप अच्छे से समझ पाओगे। मैंने प्रयास किया है कि आप यहाँ तक समझ पाओ। एक 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 पार्ट और देख लेते हैं इसका हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कि हिंदी में कहा जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। इस प्रद्रव्य जालिका का कार्य क्या होता है? इस अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य मतलब जो ये अंदर से सपोर्ट देती है, अगर ये ना हो तो ये सिकुड़ जाए, टेढ़ी-मेढ़ी इधर-उधर हो जाए, तो ये एक अपने आकार में रहे, सभी चीज़ें सुव्यवस्थित जगह पर अपने-अपने स्थान पर रहें, उसको ठीक से रखने के लिए जो कोशिका झिल्ली, प्लाज़्मा झिल्ली होती है, उसके अंदर एक सपोर्ट का काम करती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसे हम एक प्रकार से कोशिका का कंकाल कह सकते हैं। जैसे कि हमारी स्किन है, हड्डियों ने अपना आकार दिया हुआ है, तो उसी तरफ से ये तो है नहीं कि हमारा हाथ है, ये अब इस स्टाइल में है, तो फिर कोई और पोजीशन ले लेगा। तो एक जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, कंकाल है, वो हमारी स्किन को एक आकार दी हुई है। ठीक वैसे ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये अपना कार्य करते हैं। जो ये कोशिका प्लाज्मा झिल्ली है और इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम, राइसोसोम, कोशिकाएँ, तारककाएँ, गोल्गी बॉडीज़ जो भी अपनी-अपनी जगह पर हैं, वो अपनी-अपनी जगह पर अ, सुव्यवस्थित रहें, उसको सपोर्ट करने के लिए ही रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसे कोशिका का कंकाल बोल सकते हैं। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, उन 2 पार्ट्स को हम समझते हैं। इसमें जो 2 पार्ट्स होते हैं, वो जैसे कि मान लीजिए ये पार्ट्स है और ये, इसको हम स्मूथ पार्ट्स बोल सकते हैं, इसको रफ पार्ट बोल सकते हैं। जो स्मूथ होता है, ये चिकना होता है, इसमें फैट होता है, वसा होता है, जिसे हम अपनी आम भाषा में बोल सकते हैं चर्बी। और जो ये रफ पार्ट होता है, इसमें छोटे-छोटे ये दाने होते हैं, जो राइबोसोम होता है। जो ये राइबोसोम है, ये इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है इन राइबोसोम्स में। और जो ये राइबोसोम है, राइबोसोम इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इन राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का जो राइबोसोम है, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और इसी में एक होता है, देखिए इसमें एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम लाइसोसोम आत्मघाती थैली होती है एक, जिसका कार्य है वो अंदर के पदार्थों को बाहर निकालना, जो भी वेस्ट पदार्थ हैं, और जो भी अंदर ज़रूरत है उन पदार्थों को अंदर ले जाना पाचन के लिए। अर्थात इसमें इसका जो लाइसोसोम है, इसका कार्य होता है बाहरी पदार्थों का पाचन व भक्षण करना, मतलब उनका पाचन करना और उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल आ जाता है उसको बाहर निकाल देना, ये कार्य होता है लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली कहते हैं।
इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अनेक एग्जाम्स में पूछा जाता है और आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।